वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है आयुष जैन। आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 11 का माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर नंबर 4, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो, इसके पहले मैं आपको ये चैप्टर बताऊं, पहले समझा देता हूं डिमांड क्या होता है। तो डिमांड रिफर टू द क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट द कंज्यूमर आर विलिंग टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। क्या होता है? डिमांड का मतलब होता है कि जितना कंज्यूमर चाह रहा है खरीदना, ठीक है, जितना मार्केट में। देखो, एक होता है डिजायर। डिजायर मतलब क्या होता है? डिजायर मतलब होता है किसी चाह की इच्छा रखना। एक आम इंसान के लिए, एक ऑर्डिनरी पर्सन के लिए डिजायर, वांट और डिमांड में कोई डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन इकोनॉमिक्स के जो हम स्टूडेंट्स हैं, इकोनॉमिक साइंस में इसका मीनिंग अलग अलग होता है। डिजायर का मतलब होता है कि हम किसी चीज की इच्छा रखते हैं, किसी चीज को खरीदना चाहते हैं, डिजायर ऑफ दैट कमोडिटी। सपोज करो मैं एक कार खरीदना चाहता हूँ, लैम्बोर्गिनी, तो वो मेरी डिजायर है उस कार को खरीदने की, ठीक है। वांट क्या होता है? वांट मतलब क्या होता है? जब मेरे पास उसके लिए, उस डिजायर को खरीदने के लिए मेरे जेब में पैसा भी हो। जैसे कि लैम्बोर्गिनी कार को खरीदने के लिए अगर मेरे जेब में 10 करोड़ रुपए रहता है तो वो मेरी क्या हो जाएगी? वांट बन जाएगी। वही डिजायर मेरी वांट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वांट के लिए दो एलिमेंट होना जरूरी। क्या क्या? डिजायर ऑफ अ कमोडिटी एंड सफिशिएंट मींस टू बाय इट। ये दोनों चीजें जब जुड़ जाती हैं तो वही डिजायर क्या बन जाता है? वांट बन जाता है। अब अभी भी ये डिमांड नहीं बना है। डिमांड बनने के लिए, ये पैसा खर्चा करने के लिए मैं रेडी हूँ। जिस दिन मैं ये 10 करोड़ रुपए खर्चा करके वो लैम्बोर्गिनी कार खरीदने के लिए चले गया, जब मैंने विलिंगनेस दिखा दी अपनी, या रेडलीनेस दिखा दिया इस मीन्स को खर्चा करने के लिए, टू स्पेंड दोज मीन्स, तो ये मेरा क्या बन जाएगा? ये मेरा वांट अब मेरा बन जाएगा डिमांड। तो डिमांड के तीन एलिमेंट क्या क्या? डिजायर ऑफ अ कमोडिटी, सफिशिएंट मीन्स टू बाय इट, एंड विलिंगनेस एंड रेडलीनेस टू स्पेंड दोज मीन्स। अब डिमांड किसकी होती है? कंज्यूमर की होती है। कंज्यूमर जितना मार्केट में मांग कर रहा है, डिमांड कर रहा है, हिंदी में इसको मांग बोलते हैं। तो देखो क्या होता है, जब वो जो भी चीज की सामान की डिमांड कर रहा है, जितना सामान वो चाह रहा है खरीदना, वो सामान एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का होता है, एक पर्टिकुलर प्लेस का डिमांड है। हम बोलते हैं ना, इतने आज के डेट में इतने मोबाइल्स की डिमांड है, इतनी तो आज के टाइम का, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का डिमांड है, एक पर्टिकुलर प्लेस का डिमांड है। तो डिमांड एक फिक्स टाइम प्लेस का होता है, ठीक है। और हम जब डिमांड पढ़ते हैं तो ये क्वांटिटी डिमांड मेजर करते हैं। डिमांड और क्वांटिटी डिमांड में एक जो डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस होता है वो ये है कि डिमांड कुछ क्वांटिटीज होती है जहां पे क्वांटिटी ऑफ अमाउंट इज नॉट फिक्स्ड इन डिमांड, बट वेयर द क्वांटिटीज आर फिक्स। जैसे कि मुझे 5 किलो शक्कर चाहिए, तो 5 किलो इज द फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ माई कमोडिटी, सो दैट विल बी नोन एज माई क्वांटिटी डिमांडेड फॉर शुगर, फॉर द कमोडिटी शुगर। तो शक्कर के लिए मेरी वो क्वांटिटी डिमांड हो गई। अब बात करते हैं इस चैप्टर के बाद, लॉ ऑफ डिमांड के बाद, जब हमने देखा कि प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड कम हो जाता है, और जब प्राइस कम हो जाता है तो डिमांड बढ़ जाता है। इसी को हम लोग इनवर्स रिलेशनशिप बोलते हैं बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, और अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं, जिसके बिहेवियर पे हमने पढ़ा था मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, जिसमें हमने एक्सटेंशन इन डिमांड कर्व एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कर्व देखा था। आज के हम इस वीडियो में आपको समझाएंगे कि इसी डिमांड के ऊपर में कैसे इलास्टिक है, कितना इलास्टिक है डिमांड। कहने का मतलब यह है कि डिमांड कितने डिग्री से मेरा चेंज हो रहा है, कितने परसेंटेज से डिमांड में चेंज हो रहा है, उसकी प्राइस में चेंजेस आने से उसकी डिग्री को मेजर करना इन रिलेशन टू इट्स प्राइस, उसकी डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस को चेक करना, किसकी? क्वांटिटी डिमांडेड की, जो कि प्राइस के चेंज के कारण से आ रही होगी। यही कहलाता है क्या? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बात ऐसी है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये 3 प्रकार के डिमांड होते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। पर हमारे सिलेबस में सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। जब भी हम लोग 4 फैक्टर देखे थे, 4 डिटरमिनेंट्स देखे थे इंडिविजुअल डिमांड चेंज होने के, जो कि इफेक्ट करते हैं पर्सन की क्वांटिटी डिमांडेड को। क्या क्या फैक्टर्स थे? प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी के चलते जितने से क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रही है, उसका रिलेशन देखेंगे तो बाकी फैक्टर्स क्या रहते हैं? कांस्टेंट। तो हमको क्या देखना है कि क्वांटिटी मेरी बढ़ी या घटी, किसके चलते? प्राइस के चलते। बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट मानना है, मतलब इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर एंड प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, ये तीनों चीजों को हम कांस्टेंट मानेंगे। इसका मतलब क्रॉस इलास्टिसिटी और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमको नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 4 में माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी चीजें लिखी दिख रही होगी, मैं एक एक करके एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। देखो क्या होता है, सबसे पहले हम फॉर्मूला से देखते हैं।
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। मैं अभी ये डेफिनेशन बोल रहा हूँ, व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। कितनी डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस है? डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस इन द क्वांटिटी डिमांडेड, इन द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। मतलब कि उसकी क्वांटिटी डिमांड में कितना इफेक्ट आया प्राइस के चलते, और प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स एंड नेगेटिव। इसीलिए फॉर्मूले में लग गया साइन माइनस का, और ये डेफिनेशन से बन गया फॉर्मूला। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस इन द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। व्हाट आर द अदर फैक्टर्स? प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। अब क्या होता है यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन इट्स क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस, ये बन गया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का निकालने का फॉर्मूला। इसका डेरिवेशन हम आगे देखेंगे, आगे के वीडियो में, अभी जस्ट समझेंगे। पहले समझते हैं 5 प्रकार की 5 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। क्या 5 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है? तो एक प्रकार की डिमांड होती है जिसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। देखो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में मैं बेसिकली एक एग्जांपल हमेशा देता हूं कि अगर मान लो आपको किंग कोबरा काट दिया, अब आपको किंग कोबरा काट दिया है, अब आपको उसका वेनम चले गया है, अब आपको क्या लगाना पड़ेगा? एंटी वेनम लेना पड़ेगा टाइम पे, नहीं तो आपकी डेथ भी हो सकती है, या डेथ तो होगी ही होगी अगर आप एंटी वेनम नहीं लगवाओगे तो अगर मान लो एंटी वेनम का रेट बढ़ गया तो क्या आप मार्केट में ये बोलोगे कि नहीं इसकी कीमत बढ़ गई है अब मैं इसको नहीं लगाऊंगा? ऐसा तो नहीं बोल सकते। तो आप क्या करोगे? एंटी वेनम तो लगवाओगे ही लगवाओगे, चाहे प्राइस बढ़ जाए चाहे प्राइस कम हो जाए, आप उस नेसेसरी आइटम को तो खरीदोगे ही खरीदोगे। तो नेसेसरी आइटम इसके एग्जांपल होते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड के। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में क्या होता है? डिमांड का देखो यहाँ पे क्वांटिटी है, किस एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे हमारा क्वांटिटी है और वाई एक्सिस पे हमारा प्राइस है। अब चाहे प्राइस आपकी बढ़ जाए चाहे प्राइस आपकी घट जाए, आप डिमांड कितना करोगे उतना ही करोगे। तो यहाँ पे आपका परसेंटेज चेंज इन इट्स क्वांटिटी डिमांड कितना आया? 0% से डिमांड चेंज हो रहा है, और परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस कुछ भी आए, इंफिनिटी भी आए, तो 0 डिवाइड बाय एनी नंबर विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी 0, ईडी इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स वो कौन सा डिमांड है? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड है। इसका एग्जांपल है नेसेसरी आइटम्स में। दूसरे टाइप की डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अगर मैं बात करूं तो वो होता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। बेसिकली इसका जो एग्जांपल है ये हमको रियल वर्ल्ड में नहीं मिलता है, पर ये ऐसे गुड्स होते हैं जिन गुड्स की प्राइस उतनी ही रहती है, प्राइस कांस्टेंट रहती है। जैसे देखो यहाँ पे क्या है? प्राइस इन गुड्स की क्या है? कांस्टेंट है, प्राइस चेंज नहीं होती, पर डिमांड जो है ना वो किसी भी समय इंफिनिटी तक बढ़ जाती है, इंफिनिटी तक घट जाती है, इंफिनिटी तक घट जाती है। मतलब कि डिमांड कभी भी इंफिनिटी तक बढ़ सकती है, इंफिनिटी तक घट सकती है, लेकिन जो प्राइस है वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। अब तुम देखो इसको बनता कैसे? तो मान लो डिमांड जो है वो कुछ भी आ रही है, इंफिनिटी आ जा रही है, पर आपका जो परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस है वो कितना आ रहा है? 0 से चेंज हो रहा है मान लो। तो यहाँ पे एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड इन मैथमेटिक्स, पर इसको हम इन इकोनॉमिक्स बोलते हैं एनी नंबर डिवाइड बाय 0 इज इनफाइनाइट। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे कितनी आ गई? इनफाइनाइट आ गई। तो हियर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इनफाइनाइट। यहाँ मैं पीईडी लिख रहा हूँ, आप सिर्फ ईडी भी लिख सकते हैं, कुछ रिफ्रेशर्स में आपको ईडी लिखता भी हुआ भी दिखेगा। तो यहाँ पे ये बन गया किसका? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का दूसरा टाइप। जो 5 टाइप्स बता रहा था ना उसमें 2 टाइप बताया, पहला बताया परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, दूसरा बताया परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसका एग्जाम्पल रियल वर्ल्ड में फाइंड कर पाना पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है, डिफिकल्ट टू फाइंड इन द रियल वर्ल्ड। अब इसके बाद होता है तीसरा कर्व, जहां पे मेरे को बताता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। क्या होता है ये यूनिटरी इलास्टिक डिमांड? यूनिट मतलब होता है 1। तो जहां पे जितने परसेंटेज से आपकी प्राइस चेंज हुई है, मान लो प्राइस 40% से कम हो गई, पहले प्राइस थी इतनी मार्केट में तो क्वांटिटी डिमांड होता था Q0, प्राइस थी अगर P0 तो क्वांटिटी डिमांड होती थी Q0। अब प्राइस हो गई है P0 से P1 तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई है? बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है, राइटवर्ड शिफ्ट हो गई है। प्राइस के कम होने से क्वांटिटी क्या है? बढ़ गई। तो मजे की बात यह है कि जितने से प्राइस चेंज हुई, जितने परसेंटेज से प्राइस चेंज हुई, उतने ही परसेंटेज से क्या बढ़ गया? क्वांटिटी बढ़ गया। तो परसेंटेज चेंज इन इट्स क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस माइनस का फॉर्मूला ये बन जाता है ईडी। तो यहाँ पे ईडी कितना आ जाएगा? माइनस को रहने दो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 40% आ गया, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना आ गया? -40%। भाई प्राइस -40% से गिर रही है तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, और ईडी कितना आ गया? 1 आ गया, 41। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जहां पे हमेशा 1 आए वो केस होता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड।
1। और यहाँ पे जो कर्व बनता है ना, ये दो एडजॉइनिंग पॉइंट्स का, इस कर्व को हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। देखो दो रेक्टेंगल जैसे शेप है, याद रखने का तरीका, उस पे आधा कर्व बन रहा है, इसलिए नाम क्या पड़ गया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये समझने के लिए बोल सकते हो, ऐसा कोई लॉजिक है नहीं, मैं बस बताने के लिए बता रहा था, याद रखने का तरीका। इसका एग्जाम्पल आप बेसिकली बोल सकते हो क्लॉथ्स, कपड़ों के केस में जितने से प्राइस घटती है उतने से ही डिमांड बढ़ जाती है। अब यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग लॉ ऑफ डिमांड पे कितनी डिग्री है प्राइस के साथ में ये देख रहे हैं। आपको एक लिमिटेड एक्सटेंट तक ही बताया क्लास 11 में, इसके साथ में जितने भी आपके दिमाग में खुरपाती बातें चल रही होंगी वो सब आगे चल के लॉ में बनेंगे। इकोनॉमिक्स एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मेरी बात समझना आप लोग ध्यान से, ठीक है। तो अभी आपको सिर्फ रेस्ट्रिक्ट करके, अभी आप 11th में हो ना, तो आपको रेस्ट्रिक्ट करके एक लेवल तक ही समझाया, इसके आगे आपको डीप में एक्सप्लेन करेगा, आगे आगे जैसे जैसे आप इको पढ़ते जाओगे आपको डीप में सारी चीजें एक्सप्लेन करते जाएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो बेसिकली हम किसी एक इंडिविजुअल इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, तो बहुत सारे एजम्पशंस बनाना जरूरी होता है। विदाउट एजम्पशन हम कैसे बता सकते हैं कि ये जो फैक्टर चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, वो इसी से हुआ। जैसे कि अगर यही बात करें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, तो भाई क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है घट रही है, हमको कैसे पता कि प्राइस से बढ़ रही है? हो सकता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर भी बढ़ गया हो, है ना, तो इसकी क्वांटिटी बढ़ जा रही हो। प्राइस के कम होने से कैसे मान लें हम कि भाई प्राइस तो कम हो रहा है पर इनकम भी तो बढ़ रही होगी, तो उस कारण से भी क्वांटिटी बढ़ रही होगी। फिर कैसे बताओगे कि प्राइस के कम होने से ये क्वांटिटी बढ़ी या इनकम के बढ़ने से ये क्वांटिटी बढ़ी, है ना। इसीलिए बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट माना जाता है जब कोई एक फैक्टर चेंज होता है तो। और ये अजम्पशंस बहुत जरूरी होते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स छोटे लेवल, स्मॉल पार्ट ऑफ इकोनॉमी, जब एक एक इंसान की इकोनॉमी बिहेवियर के ऊपर में पढ़ रहे हैं। इकोनॉमी इज व्हाट इज इकोनॉमिक, तो ये चार साइंटिस्ट ने अलग अलग डिफाइन किया था, एडम स्मिथ, एल्फ्रेड मार्शल, लायोनेल रॉबिन्स एंड पॉल सैमुएल्सन, और भी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट आज भी आते गए, तो इन्होंने अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन किया इकोनॉमिक्स को। तो बेसिकली हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में ह्यूमन का बिहेवियर टुवर्ड्स द इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसा रहता है ये पढ़ते हैं हम इकोनॉमिक्स के अंदर में। एंड व्हाट आर द इकोनॉमिक एक्टिविटी, वे आर द प्रोडक्शन, परचेज, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑकर एज पर यूनिट ऑफ टाइम। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं फोर्थ टाइप क्या होता है। एक फोर्थ टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं मोर इलास्टिक डिमांड। कई बार क्या होता है स्मार्टफोन्स के केस में ज्यादा होता है, जैसे अभी हमारा आया क्या नया फोन आया हमारा वन प्लस का, वन प्लस नॉर्ड, एम आई राइट। तो वन प्लस नॉर्ड में क्या हुआ, उसकी प्राइस थोड़ी सी चेंज करे, ज्यादा चेंज नहीं करे, थोड़ी सी चेंज करे। मान लो उसका नया फोन लॉन्च हुआ था 27,000 का, अब वो फोन अचानक से 2,000 रुपये कम हो गया मार्केट में, अप्रोक्सीमेटली 10-12% वो उसकी जो प्राइस है वो कम हो गई, तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड मोर देन 10% से बढ़ जाएगी। ज्यादा सेंसिटिव आइटम है, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में लगता है, तो अगर डिमांड प्राइस से ज्यादा से बढ़ रही है तो क्या आएगा, मोर इलास्टिक डिमांड। क्यों, क्योंकि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मान लो कितना आ गया, 30% आ गया, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना आ रहा है, तो 10% आया, तो ईडी कितना आ जाएगा यहाँ पे 3, एंड ईडी इज 3 मतलब ईडी इज मोर देन 1। तो इसको हम लोग 3 नाम से जानते हैं, या तो मोर इलास्टिक डिमांड बोलते हैं, या तो रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली टू प्राइस ये डिमांड मोर इलास्टिक है, तो इसलिए रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड ये परफेक्टली था, ध्यान से देखना, ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड था, ये रिलेटिवली वर्ड यूज कर रहा हूं, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड भी बोलते हैं मोर इलास्टिक डिमांड को, या फिर मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, मतलब कि यूनिटरी इलास्टिक डिमांड दैट इज 1 उससे ज्यादा है। तो 3 नाम पढ़ते हैं इसके। और ये जो कर्व का शेप बन रहा है, जैसे ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना था ना, ये जो कर्व का शेप बन रहा है ये कैसा बन रहा है, फ्लैटर बन रहा है इस शेप में, मतलब चौड़ा बन रहा है, मोटू फ्लैटर बन रहा है शेप में, ठीक है। फिफ्थ टाइप जो होता है ना वो यहाँ पे लिखा हूं मैंने, लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। माफी चाहूंगा जगह एक साथ सीक्वेंस में मैं नहीं लिख पाया, अलग अलग लिख रहा था, मैंने क्लास में एक्सप्लेन किया था, उसके बाद ये वीडियो अभी मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि आप लोग भी घर में बैठ के पढ़ सकें इस कोविड के समय पे, क्योंकि यहाँ आ पाना तो पॉसिबल नहीं है ना बेटा, तो घर में ही पढ़ो, ये सारी चीज़ें तैयारी करो, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आगे और मोटिवेट हूँ और आप लोगों के लिए ये सारे ऑफलाइन के जो मैं पढ़ाता था वीडियोज़ ये ऑनलाइन में आपको प्रोवाइड करा सकूँ। आगे देखो अभी खत्म नहीं हुआ है लेस इलास्टिक डिमांड। अब देखो क्या होता है लेस इलास्टिक डिमांड में, जब प्राइस ज़्यादा से चेंज हो जाए पर डिमांड कम से बढ़े। जैसे कि ये किसका केस होगा, तो मान लेते हैं न्यूज़पेपर, आप ज्यादा न्यूज़पेपर मंगा के क्या करोगे, आपको तो पढ़ना एक ही न्यूज़पेपर है घर में, लेकिन अगर मान लो प्राइस जो न्यूज़पेपर की पहले 3 रुपए में आता था आजकल 1 रुपए में आने लगा न्यूज़पेपर, तो अगर प्राइस आपकी कितने से चेंज हो गई, 200% से चेंज हो गई अगर, तो भी क्वांटिटी डिमांड जो है मान लो 30% से प्राइस चेंज हो गई, फॉर एग्जाम्पल 30% से प्राइस चेंज हो गई, तो उसकी क्वांटिटी कितने से बढ़ी, लेस देन 30% से जो उसकी क्वांटिटी बढ़ी, तो यहाँ पे परसेंटेज चेंजेस क्वांटिटी डिमांड कितना आएगा
10% और परसेंटेज चेंजेस प्राइस कितना आएगा 30%। तो आपका ईडी कितना आ गया, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना आ गया 0.33। 0.33 इज लेस देन 1, तो ईडी इज लेस देन 1। अच्छा, लेस देन 1 का सिंबल कैसा रहेगा, यहाँ रहेगा, ये ईडी इज लेस देन 1। तो ये आपका आ गया क्या, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड बोल दो इसको, या रिलेटिवली इन इलास्टिक बोल दो। प्राइस के कंपैरिजन में ये डिमांड की इलास्टिसिटी कैसी, प्राइस ज्यादा से चेंज हो रही है, डिमांड कम से चेंज हो रही है। तो प्राइस के कंपैरिजन में रिलेटिवली डिमांड क्या हो गई, इन इलास्टिक हो गई। तो रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड या लेस इलास्टिक डिमांड, ये 3 नाम है इसके। और इसमें जो शेप बनता है ना, कर्व का कैसा बनता है, स्टीपर इन शेप बनता है। ये 5 डिग्री थी। देखो पहली डिग्री में क्या था, पहले में था परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में, जैसे सॉल्ट, शक्कर। तो भाई अगर नमक की कीमत ज्यादा भी हो जाएगी तो भी आप उतना ही खाओगे, चाहे कम भी हो जाएगी, बहुत कम भी हो जाएगी तो ज्यादा डाल के तो खाओगे नहीं, तो उसकी डिमांड क्या है, इनइलास्टिक है। तो नेसेसरी आइटम्स में और भी बहुत सारी चीजें आ जाती है जो डेली बेसिक कॉमोडिटीज लगती है, वो भी नेसेसरी आइटम में आ जाती है। हम यहाँ पे सारी चीजें नॉर्मल गुड्स के बारे में बात करें। 3 प्रकार के गुड्स होते हैं, आप लोगों को पहले ही बता दिया मैंने क्या क्या गुड्स होते हैं। नॉर्मल गुड्स होता है, इन्फीरियर, सबसे पहले इन्फीरियर गुड, खराब क्वालिटी का सामान। नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल जो नॉर्मली बेसिकली हमारा डेली यूज में आता है, ये नॉर्मल गुड्स। और एक होता है लग्जरी गुड्स, ठीक है। लग्जरी गुड्स मतलब कि जो आपके प्रीमियम सामान हो गए, स्टेटस सिंबल गुड्स हो गए, बेसिकली वो आते हैं। अब देखो इसका डेरिवेशन समझ लेते हैं जल्दी से, जो हमारा वीडियो का ये आखिरी टॉपिक है, डेरिवेशन कैसे हुआ। देखो क्या होता है, ध्यान से देखना जरा, यहां पे मेरे को बोला है परसेंटेज चेंज इन इट्स क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन इट्स क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज, ये परसेंटेज चेंज इन इट्स क्वांटिटी डिमांडेड निकालेंगे कैसे, तो भैया ये निकलता है, मान लो बेस ईयर की क्वांटिटी को हम Q0 बोलते हैं, बेस ईयर की प्राइस को P0 बोलते हैं, करंट ईयर की क्वांटिटी को Q1 बोलते हैं, करंट ईयर की प्राइस को P1 बोलते हैं। अब हमको क्या करना है, परसेंटेज चेंज निकालना है। तो चेंज इन क्वांटिटी को डेल्टा Q लिखते हैं और चेंज इन प्राइस को डेल्टा P लिखते हैं। डेल्टा Q कैसे निकलता है, तो करंट ईयर क्वांटिटी माइनस बेस ईयर क्वांटिटी, मतलब Q1 माइनस Q0 से निकल गया चेंज इन Q, ट्रायंगल Q। और चेंज इन P कैसे निकल गया, तो P1 माइनस P0 से। तो भाई आपका चेंज इन Q और चेंज इन P आ गया। अब आप निकाल लो परसेंटेज चेंज, तो कैसे निकलेगा, तो वो निकल जाएगा, मैं यहाँ आप लोगों को ऊपर लिख करके बता देता हूँ। यहाँ पे डेरिवेशन में आप लोगों को फिर से यहाँ लिख के बता देता हूँ, ताकि आप लोग मेरे साथ साथ चीजों को समझो। देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है परसेंटेज, सबसे पहले हम किसका निकालें, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो माइनस साइन है, फिर क्या है परसेंटेज या प्रोपोर्शनेट चेंज इन इट्स क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। ये फॉर्म, ये डेफिनेशन से ही बन गया। क्या डेफिनेशन थी हमारी, जरा बोल सकते हो, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस इन द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। तो इसी फॉर्मूले को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, परसेंटेज चेंज डेल्टा को चेंज इन इट्स क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, हमको पता है कि परसेंटेज चेंज इन इट्स क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकाला जाता है, तो परसेंटेज चेंज इन इट्स क्वांटिटी डिमांडेड हमको निकालने के सबसे पहले चाहिए चेंज इन क्वांटिटी अपॉन बेस ईयर क्वांटिटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस ईयर का लेते हैं हमेशा डिनोमिनेटर में, इनटू 100, तब तो परसेंटेज निकलेगा। अब चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, तो चेंज इन क्वांटिटी Q1 माइनस करंट ईयर क्वांटिटी माइनस Q0 बेस ईयर क्वांटिटी, करंट ईयर माइनस बेस ईयर से क्या निकल गया, चेंज इन क्वांटिटी निकल गया। तो चेंज इन क्वांटिटी अपॉन Q0 इंटू 100 से क्या निकल जाएगा, परसेंटेज चेंज इन इट्स क्वांटिटी निकल जाएगा। सिमिलरली निकाल लेंगे हम क्या, परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस, वो कैसे निकलेगा, तो निकल जाएगा चेंज इन प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस P0 इंटू 100, ये भी बेस ईयर है। और चेंज इन P कैसे निकलेगा, तो P1 माइनस P0, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर या बेस ईयर बोल लो, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकल गया। तो क्या इस फॉर्मूले की जगह पे मैं ये रख सकता हूँ, देखना ध्यान से, ये फॉर्मूले को यहाँ से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब क्या इस फॉर्मूले की जगह मैं ये रख सकता हूँ, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की जगह, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड की जगह क्या ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो चेंज इन क्वांटिटी अपॉन Q0 इंटू 100, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, तो चेंज इन प्राइस अपॉन
P0 इंटू 100। अब ये दोनों 100 एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, और जब ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन Q0 इंटू P0 अपॉन चेंज इन P। ये रेसिप्रोकल हो जाएगा जब ऊपर जाएगा और सिंबल चेंज हो रहा है, डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जा रहा है। अब क्या करता हूँ, या तो मैं 2 इंटू 1 बोलूँ या 1 इंटू 2 बोलूँ, आना तो 2 ही है, तो या तो Q0 इंटू P डेल्टा P बोलूँ या डेल्टा P इंटू Q0 बोलूँ, बात एक ही है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, डेल्टा वाली चीज़ों को एक साथ लिख दे रहा हूँ। डेल्टा P को उठा के मैंने यहाँ से यहाँ कर दिया और P0 को यहीं रहने दिया और Q0 को यहाँ लिख दिया। ये आ गया आपका डेरिवेशन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, और यही आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, जो कि मैं आपको आगे की वीडियो से बताऊंगा, यूज होगा, जिसको हम लोग फ्लक्स मेथड भी बोलते हैं। फ्लक्स मेथड में ये वाला फॉर्मूला यूज होगा जो कि डराइव हुआ हमारे नॉर्मल मेथड से। तो ये आपका डेरिवेशन रहा, जो आपको आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो अपने क्लास 11 के सारे दोस्तों के साथ में ये वीडियो शेयर करते हैं, ताकि चैनल आगे प्रमोट हो और मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियोस लाते रहूं। थैंक यू।